नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग केशव। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। YouTube एनालिटिक्स के हिसाब से ज्यादातर लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनकी एज है 21 से 25 साल। और आज इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा परेशान करता है इस एज ग्रुप को, और वो है कि कॉलेज के बाद आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, किस तरह की जॉब आपको चूज करनी चाहिए, कैसा काम आपको करना चाहिए जब आपका कॉलेज खत्म होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए। उनके दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कितनी सैलरी मिलने वाली है, जॉब में कितना कंफर्ट लेवल है, कितना आराम से आप जॉब कर सकते हैं, कितना जॉब सिक्योरिटी है आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल आपको जॉब से निकाल दिया जाए किसी भी छोटे बड़े कारण की वजह से। और भी कई सारे फैक्टर्स कि आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, फ्यूचर में क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव है उस पर्टिकुलर करियर पाथ के अंदर। ऐसे न जाने कितने सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से करियर पाथ को चूज करना, किसी भी जॉब को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। जब कॉलेज स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में होते हैं तो वो साल, और या जब आप कॉलेज फिनिश कर लेते हैं, वो जो पर्टिकुलर पीरियड होता है 2-3 साल का, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कहां पे जाएं, कौन सा जॉब सेलेक्ट करें, कौन सा करियर पाथ को सेलेक्ट करें। तो मैं खुद इस चीज को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी जब अपना कॉलेज फिनिश किया था तो मैं भी उसी फेज से निकला था। मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि कैसे कोई पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। 21 से 25 साल की जो एज होती है वो बहुत ही डिसाइसिव पीरियड होता है आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शॉर्ट टर्म फायदों की वजह से अपना कोई करियर चूज ना करें। इस पीरियड में आपके ऊपर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती, क्योंकि 21 से 25 साल के बीच में ज्यादातर लोगों की शादी नहीं होती। क्योंकि इंडिया के अंदर आप अगर देखोगे तो 25 से 30 के बीच में ही ज्यादातर लोगों की शादी होती है, और उसके बाद लोग कोशिश करते हैं सेटल होने की, अपनी फैमिली प्लानिंग करने की। बट ये जो टाइम पीरियड है, तब आपके पास ना तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है रिस्क लेने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए कोई भी शॉर्ट टर्म फायदे के चक्कर में अपने इस टाइम को वेस्ट ना करें। इस टाइम को आप यूज कीजिए किसी पर्टिकुलर स्किल में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए। 2 साल 3 साल 4 साल लगाइए और उस स्किल के अंदर इतने कॉम्पिटेंट बन जाइए कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्ट की तरह देखे जा सकें और आप उस फील्ड के अंदर इजीली ग्रो कर सकें। हालांकि कोई भी जॉब सेलेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, वर्क कल्चर कैसा है, वो फील्ड आपके इंटरेस्ट का है भी या नहीं, आपको क्या नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, आपके घर से कितना डिस्टेंस है, आपको अपनी सिटी में काम मिलेगा या किसी और सिटी में आपको जाना पड़ेगा। ऐसे न जाने कितने सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको चॉइस बनानी पड़ती है कि वो पर्टिकुलर जॉब आपको लेनी है या नहीं लेनी है। कोई भी जॉब जो होती है वो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे एक बैलेंस होता है। किसी में कोई चीज ज्यादा मिलेगी, किसी में आपको कोई चीज कम मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर ऐसी ड्रीम जॉब हो जिसके अंदर आपके सारे फैक्टर्स फुलफिल हो जाएं और आपको लगे वाओ दिस इज अ जॉब आई वांट टू हैव। बट ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी ज्यादा किस फैक्टर पे है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे किसी की फैमिली के अंदर हो सकता है वो एक ही बंदा हो कमाने वाला, तो उसके लिए एक स्टेबल जॉब होना जहां पे जॉब सिक्योरिटी हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ये किसी की फैमिली के अंदर हो सकता है कि पेरेंट्स ऑलरेडी अर्निंग हो, तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता सैलरी ज्यादा कमाने का या स्टेबल जॉब लेने का, तो वो कुछ रिस्क ले सकता है, कुछ ऐसे फील्ड्स में जा सकता है जहां पे वो अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करे या कुछ नया सीखने की कोशिश करे, तो वो रिस्क ले सकता है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, उसके हिसाब से आप चूज करें। तो अब डिटेल में बात करते हैं कि आपको किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए और आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट करने के लिए। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी हर फील्ड की नॉलेज नहीं है, बट मैं आपके साथ एक थिंकिंग प्रोसेस शेयर करूंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं कभी भी जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना है अपनी लाइफ में। तो मोटा मोटा मैंने सारी जॉब्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और 1 बाय 1 मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। ये सुन के आपके मुंह में पानी आ गया हो क्योंकि मस्त जॉब होती है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बैठे बिठाए मस्त सैलरी मिलती है, बस एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, इंटरव्यू दे दो, उसके बाद आपकी जॉब सिक्योरिटी पूरी की पूरी, और आप काम करो या ना करो आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में? अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच करते हैं तो आप ना तो उस जॉब के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना ही आप अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको रोक नहीं सकता कि आप इस माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट जॉब्स को अप्रोच ना करें, बट अगर आप ईमानदारी से सोचें तो आपका माइंडसेट
देश को सर्व करने का होना चाहिए कि नेशन बिल्डिंग में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम का पार्ट बन के। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की सेवा करके, अपने देश की सेवा करके, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करके, तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए जरूर है और आपको जाना चाहिए, अपने टैलेंट को अच्छे से यूज करना चाहिए। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मिला हूं, जिसमें से काफी सारे मेरे दोस्त भी हैं और दूसरे इधर उधर कनेक्शंस के थ्रू भी मिला हूं। तो मैंने अभी तक इतना देखा है कि 100 में से 60 से 70 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिलता है और उनको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। सिर्फ इस मेंटालिटी के साथ वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी मेंटालिटी रखते हैं तो फिर आप ये भूल जाइए कि आप कभी गवर्नमेंट को दोष दें कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, सिस्टम करप्ट है, क्योंकि सारा जो सिस्टम बना हुआ है वो इन्हीं तरह के लोगों से बना हुआ है। और अगर 100 में से 70 लोग इसी मेंटालिटी के हैं तो सिस्टम कभी काम ढंग से नहीं कर पाएगा और सारा बोझ उन ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे रहता है जो कि मुश्किल से 20 से 30% है। और इन्हीं कुछ ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वजह से आपको नेशन के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। सोचो अगर 100% लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो इसी मेंटालिटी के साथ काम करें कि हमको नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है, अपना 100% देना है, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच सकता है। तो मैं आपको इनकरेज करता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो अपने पोटेंशियल को यूज करने के लिए तैयार रहें, अपने आप को नेशन बिल्डिंग में डालने के लिए तैयार रहें, तभी आप गवर्नमेंट जॉब्स को चूज करें एज अ करियर ऑप्शन। तो भाई अभी आती है हमारी दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट जॉब्स की। उसके अंदर भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टैब्लिश्ड है, बहुत पुरानी कंपनीज है। वहां पे आपको थोड़ा बहुत जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा, सैलरी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगी। और यह है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, स्टेबल जॉब रहेगा, आपको इतनी आसानी से कोई नहीं निकालेगा। बट यह है कि वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहती हैं, लर्निंग के लिए आपको चीजें कम मिलेंगी क्योंकि उनके प्रोसेसेस पहले से सेट हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं मिलेगी प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए, बट यह है कि धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, आपकी जॉब स्टेबल रहेगी और ठीक ठाक सैलरी आपको मिलती रहेगी। तो इस पार्ट के अंदर आती हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी आप नाम जानते ही होंगे, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। तो इस तरह की बड़ी कंपनीज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। और इन कंपनीज में आप तभी जाइए जब आपको एक ठीक ठाक जॉब सिक्योरिटी चाहिए और आपको ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं चाहिए, आप स्टेबल जॉब चाहते हैं तो इस तरह की कंपनीज में आप जा सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज का ही दूसरा पार्ट है जिसके अंदर स्टार्टअप्स आते हैं या छोटी कंपनीज आती है जहां पे ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, छोटी छोटी टीम्स होती है, उनमें आपको काम करना पड़ता है। बट वहां पे एक फायदा रहता है कि आपको सैलरी बहुत ज्यादा भी मिल सकती है क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप्स बहुत हाई पैकेजेस भी ऑफर करते हैं और हो सकता है आपको सैलरी बहुत कम मिले या हो सकता है वो आपको इंटर्नशिप पर ही लें। बट सबसे बड़ा फायदा वहां पे क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल रोल्स का काम कर रहे होते हैं। इतनी ज्यादा हायरार्की नहीं होती है स्टार्टअप्स के अंदर, कम लोग रहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, आपको एक्सपोजर मिलता है तरह तरह के काम करने के लिए। कम टाइम के अंदर आप बहुत सारी ज्यादा चीजें सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल के लिए किसी स्टार्टअप में काम करते हैं तो वो लगभग 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होगा क्योंकि आप एज एन इंजीनियर का भी काम करेंगे, आप मार्केटिंग का भी काम करेंगे, आप सेल्स का भी काम करेंगे और भी तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे उसी एक पर्टिकुलर रोल के अंदर। तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बट ये है कि उसमें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। आपको कभी भी बोला जा सकता है कि कल से मत आइए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आपकी जॉब पक्की है, और अगर आप काम नहीं करते हैं ढंग से तो आपको कभी भी जाने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि जल्दी से जल्दी आप कमाना स्टार्ट करें, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिस्क लेने का ऑप्शन है। आप सीख सकते हैं, अगले 3-4 साल आप किसी स्टार्टअप के अंदर आप काम कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसके बाद आप किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे जॉब सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा हो। तो इससे ये होगा कि इनिशियल 3-4 सालों के अंदर आप अपनी स्किल्स को इतना अच्छा डेवलप कर लेंगे, अपने पोटेंशियल को इतना निखार लेंगे कि आपको कहीं पे भी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब मिल सकती है, आपको अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। चौथी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप। कौन नहीं बनना चाहता नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क? सपने तो बहुत लोगों के होते हैं। कॉलेज में बहुत सारे स्टार्टअप्स की कहानियां सुनने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि काश मेरा भी एक स्टार्टअप हो, अपने नाम के आगे मैं भी लगाऊं फाउंडर ऑफ, को फाउंडर ऑफ। पर एंटरप्रेन्योरशिप के सागर में गोता मारने से पहले आपको 2 चीजें समझनी जरूरी है कि आपका आइडिया क्या है। कुछ आपके पास दिमाग में है कि आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं, किस आइडिया पे आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जो उस काम को करने के लिए क्या आपके पास स्किल सेट है, क्या आपने उन स्किल्स को डेवलप किया है पिछले 4-5 साल के अंदर।
तभी आप सोचें कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या नहीं। तो उन दो चीजों पे आपको काम कैसे करना है, पहले तो आप एक्सपीरियंस लें। अगर आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी फूड इंडस्ट्री में 3-4 साल काम करें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करें 3-4 साल। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में 3-4 साल काम करें। उससे होगा क्या, जब आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्या क्या न्यूएंसेस हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और आप किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके काम सीख सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, आपको सैलरी भी मिल रही है और आप सीख भी रहे हैं। और दूसरी चीज है आइडिया। क्या आपके पास वो आइडिया है जिसपे आप काम करना चाहते हैं? आपने क्या उस आइडिया को वैलिडेट किया है कि लोगों को उसकी जरूरत है भी या नहीं? तो जो भी आपका आइडिया है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, उस पर आप एक प्रोटोटाइप बनाइए। पहले 10, 50, 100 यूजर्स को अप्रोच कीजिए और ये देखिए कि उनको वो प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आती भी है या नहीं, उनका क्या फीडबैक है, उनको उसकी जरूरत है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग के हिसाब से वो एक वंडरफुल प्रोडक्ट हो बट लेकिन किसी को उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और आपने काम स्टार्ट कर दिया, आप अपना टाइम, एनर्जी, पैसा उसमें लगाएंगे लेकिन कोई उसको खरीदने वाला नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए और आपको आइडिया वैलिडेट करना पड़ेगा कि उसकी जरूरत है भी या नहीं। तो बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करना चाहते हैं, बहुत ग्लैमरस सी चीज लगती है, अरे मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक फाउंडर हूं किसी कंपनी का। ये बोलने में बहुत फैंसी सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे आपको रियलिटी समझनी होगी कि उसके पीछे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इलॉन मस्क को देख के जो बहुत लोग उनको आइडल बना के सोचते हैं कि हम भी एक दिन कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, वो बंदा एक हफ्ते के अंदर कम से कम 100 घंटा काम करता है और नॉर्मल जॉब के अंदर 40 से 45 घंटे, ज्यादा ज्यादा 50 घंटे का काम होता है। तो क्या आप हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ही आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए। और पांचवी कैटेगरी है फैमिली बिजनेस की। अगर आपका खुद का कोई फैमिली बिजनेस है तो प्लीज उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। आपका एक फैमिली बिजनेस होना एक प्रिविलेज है, उसको अच्छे से यूज करें और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें। उसके लिए आप चाहें तो सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर 4-5 साल जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे काम करती है। वहां से ली गई लर्निंग्स को आप अपने खुद के फैमिली बिजनेस में डाल सकते हैं, उसको पहले से कहीं ज्यादा बेटर बना सकते हैं। 6th कैटेगरी है फ्रीलांसिंग की। मतलब आपके पास जो भी स्किल है उसको आप यूज कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, हो सकता है आपको वेब डिजाइनिंग आती हो, नॉर्मल डिजाइनिंग आती हो सकता है आप कॉपी राइटिंग अच्छी करते हो। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं जो आपको आती हो, या हो सकता है आप एक्सपर्ट हो या बिगिनर हो, किसी भी लेवल पे आप उस स्किल पे काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आपको टास्क मिल सकता है काम करने के लिए। हर टास्क के लिए आपको $5, $10 डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर कि किस तरह का प्राइस आपको मिलेगा। बट एज अ बिगनर आई विल सजेस्ट कि आप फ्रीलांसिंग को फुल टाइम जॉब की तरह ना देखें। आप साथ में कोई ना कोई दूसरी रेगुलर जॉब करते रहें और धीरे धीरे साथ में आप फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको फ्री में भी काम करना पड़े, बट डोंट हेजिटेट टू वर्क फॉर फ्री। क्योंकि आप जब धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्किल्स बेटर होती जाएंगी। उसके बाद आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, आप अपने प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर पा रहे हैं फ्रीलांसिंग से और कंसिस्टेंटली आपको इनकम मिल रही है, तो आप चाहें तो उसको एज अ फुल टाइम करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। टू कंक्लूड, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस ड्यूरेशन में 21 से 25 साल की जो भी उम्र है उस टाइम पे आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, कितनी तरह की स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। देखो, अगर आपने एक लेवल पे अपनी स्किल को डेवलप कर लिया है तो पैसा तो आप कमा ही लोगे, लेकिन इस पीरियड में अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो हो सकता है आप ज़रूरी स्किल्स डेवलप ना कर पाएं। और जब 25-26 साल की एज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद कुछ लोगों की शादी हो जाती है और बाकी सब चीज़ों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और आपके पास टाइम भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उस टाइम तक अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर लेते हैं तो आगे आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जब भी आप कोई करियर पाथ चूज करें तो ये देखें कि उसमें आपको कौन सी स्किल सीखने को मिल रही है, क्या उस स्किल का फ्यूचर के अंदर कोई स्कोप है या नहीं, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसमें है या नहीं। और कोशिश करें ऐसी स्किल सीखने के लिए जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो आने वाले टाइम में और उसके हिसाब से ही अपना डिसीजन लें। वो चाहे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है या कोई सॉफ्ट स्किल हो सकती है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद टाइम और उसमें एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हैं और उसके हिसाब से आप करियर पाथ को चूज कीजिए। जो भी फैक्टर्स अभी तक हमने देखे हैं लाइक जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, वर्क कल्चर कैसा है, आप क्या क्या नई स्किल सीख सकते हैं, इन सब का एक फाइन बैलेंस बनाइए
और उसके हिसाब से किसी भी करियर पाथ को या किसी भी जॉब को चूज कीजिए। तो आई होप कि आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि आपके कॉलेज के बाद किस तरह से किसी भी करियर या जॉब को चूज करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ जरूर शेयर करें। जो भी आज हमने डिस्कस किया, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उस पर और वीडियोस मैं आपके लिए बना सकता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।